नमस्कार, न्यूज एट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और सीधा आपको लिए चलते हैं अमेठी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये जन विश्वास यात्रा 5 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर आपका एक बार फिर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच आई है और मुझे प्रसन्नता है कि इस यात्रा का जो एक काशी से निकलने वाली यात्रा थी, गाजीपुर में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और आपकी लोकप्रिय सांसद स्मृति जी ने ही इसका शुभारंभ किया था और आज समापन पर भी वे आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने आपका मार्गदर्शन यहां पर किया है। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करूंगा कि आपने इस जनविश्वास यात्रा के प्रति जो स्नेह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका आह्वान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वह करके दिखाएगी। भाई यही मुझे आप सबसे कहना था। आप सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो अमेठी में सीएम योगी ने संबोधित किया है और राहुल गांधी पर हमला बोला है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में सीएम योगी ने हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें लगता है कि चुनाव आ गए हैं तो वो निकल लेते हैं, यानी कटाक्ष किया है, तंज कसा है और कहा है कि चुनाव आने पर ही राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी, इसने देश का भी विभाजन करवाया था और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालायित दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में और भाइयों बहनों, उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब
एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। इससे पहले लखनऊ के लोक भवन में श्रमिक कामगारों को भरण पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान लाभार्थियों को सीएम योगी ने चेक बांटे। श्रमिकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में गरीबों के साथ लूट होती थी, ये लोग विकास के काम से बाधक बनते थे। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि छापेमारी कर चुनाव आयोग से ये लोग हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। आज हम 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 43 लाख गरीबों को हम लोगों ने प्रदेश में एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करा दिया है। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बन गए हैं। 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को हम लोगों ने फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और राज्य सरकार ने 60 लाख परिवारों को सुविधा उपलब्ध करवाई है। 60 लाख का मतलब 3 करोड़ लोगों को राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कितना परिवर्तन होता है और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले गरीबों का यही पैसा बड़े बड़े उन नेताओं के घरों को भरता था जो आज जेसीबी चला करके निकाला जा रहा है। नोट की गड्डियों को निकलते हुए आपने देखा होगा। और अब तो जो लोग लूट मचाए थे वे स्वीकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पैसा हमें मौका मिला था तो हमने कर दिया, और कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे, ये छापेमारी नहीं होगी तो फिर चुनाव के बाद में करना। यानी चीजें दिखाती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चीजें दिखाती हैं गरीबों को लूटते थे, श्रमिकों के अकाउंट पर डकैती डालते थे, विकास के कार्य में बाधक बनते थे, प्रदेश के विकास को आगे नहीं बढ़ने देते थे। और आज प्रदेश विकास के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए, चुनावी साल में लगातार अब तमाम राजनीतिक दल अपना कुंबा बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में आज कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लखनऊ स्थित पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई। भाजपा की बहराइच से विधायक माधुरी वर्मा, पूर्व स्नातक एमएलसी कांति सिंह, पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ, बीएसपी सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे और एमएलसी संजय निषाद के करीबी महेंद्र निषाद आज सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने नेताओं को शामिल कराने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता है और जनता झूठ बोलने वालों को सबक सिखाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात एक बार फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियां दे दी हैं, 1 करोड़ रोजगार दे दिए। तभी मैंने एक टीवी चैनल का विज्ञापन देखा, उसमें यह आ रहा है कि एमएसएमई में जो अभी तक रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 2 करोड़ हैं। तो अगर 2 करोड़ वो गिन लें, 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी के गिन लें और 5 लाख का जो 4.5 लाख का लगभग लगाते हैं वो विज्ञापन, तो बताइए इतनी बड़े पैमाने पे नौकरी मिल गई। और जिस सभा में जाता हूं मैं और मैं पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिली, इस हॉल में पूछ लो आप, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। अभी जो सूची आई है जिसमें विधायकों पे आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट आई एडीआर रिपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा विधायक जिन पर मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निकले। और पूरे देश का पहली बार इतिहास बनाने का काम किया है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया।
और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे, ये जाने कहाँ से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया। एक भी भाषण में किसान को लेकर के ये बात नहीं कह रहे हैं। पहले तो साजिश कर करके ये 3 ऐसे कानून लाए जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। और मैं जानता हूं और हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के 3 कानून वापस ले लिए। जहां उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान डट गए, देश के किसानों ने साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि तीनों कानून भी वापस हो गए। ये 3 कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोट पर है। और भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को खत लिखा है। सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील की है। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम को मथुरा से चुनाव लड़ने की अपील की है अपने खत में। तो भाजपा सांसद ने खत लिखा है और खत में ये अपील की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए। आपको बता दें कि ये तय हो गया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। संगठन इस पर विचार करेगा और उसके बाद वो सीट भी तय हो जाएगी जिस पर चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन तब से ये खबर सामने आई है, तभी से लगातार तमाम जो नेता हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मथुरा, अयोध्या, इन जगहों से चुनाव लड़ें सीएम योगी आदित्यनाथ। मुझे रात्रि को 2 बार स्वप्न हुआ कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने नेतृत्व से बात करिए और योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाइए। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल जल्दी उठ करके और आदरणीय नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और मैंने कहा है कि मथुरा की पावन रज का कण कण ये चाहता है कि आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी मथुरा सदर की सीट से चुनाव लड़ें, ऐसी मैंने मांग किया। सपा के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को आईटी की टीम कन्नौज से लेकर कानपुर पहुंच गई है। टीम इस वक्त तिलक नगर स्थित रतन प्रेसिडेंसी अपार्टमेंट के 503 नंबर पर कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। दरवाजा बंद है और बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। अपार्टमेंट के नीचे आयकर विभाग की गाड़ियां खड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है। कानपुर के तिलक नगर स्थित रतन प्रेसिडेंसी अपार्टमेंट में इस वक्त आयकर विभाग के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह कन्नौज से पंपी जैन को यहां पर लाया गया है। रतन प्रेसिडेंसी के 5वें फ्लोर पर 503 नंबर फ्लैट में पुष्पराज जैन के भाई अतुल जैन रहते हैं, उनका फ्लैट है। आपको दिखाएं, आयकर विभाग की टीम कन्नौज से 1 गाड़ी और 2 लोकल गाड़ियां बताई जा रही हैं, जिसमें 4 से 5 अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। 5 सदस्यीय टीम है। आईटी के अधिकारी कागजों का मिलान कर रहे हैं और इनकम टैक्स के कानपुर कार्यालय से कुछ ही दूरी पर ये आवास स्थित है अतुल जैन का, जो पंपी जैन के भाई हैं। वहां पर कार्रवाई चल रही है और 3 दिन से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। कन्नौज से आज सुबह टीम अतुल जैन के घर आई है। ये तिलक नगर स्थित रतन प्रेसिडेंसी है और आपको दिखाएं, ये जो रास्ता है ऊपर 5वें फ्लोर की तरफ जाता है। 503 नंबर फ्लैट है अतुल जैन का। यहाँ पर हम आपको अगर दिखाएं ये तस्वीर, ये 503 नंबर पे अतुल जैन का निवास है और इस वक्त आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। पंपी जैन को साथ में लाया गया है और 503 नंबर फ्लैट में आयकर विभाग के अधिकारी अभी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कुछ कागज जो है, कुछ दस्तावेज मिले हैं आयकर विभाग की टीम को, उसमें हेरा फेरी की बात की जा रही है और उस हेरा फेरी को मिलान करने के लिए, दस्तावेजों के मिलान के लिए पंपी जैन को यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल 11:30 बजे का वक्त था जब आयकर विभाग की टीमें कन्नौज से कानपुर पहुंची, तिलक नगर के इस रतन प्रेसिडेंसी अपार्टमेंट में, और सीधे 503 नंबर फ्लैट में पंपी जैन को ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ गहन हो रही है क्योंकि कुछ हेरा फेरी की आशंका के चलते आयकर विभाग की टीमें अब यहां पर आई हैं और उनसे पूछताछ कर रही हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उधर
लखीमपुर कांड में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है और चार्जशीट में आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बनाया गया है। कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है और चार्जशीट के मुताबिक साजिश के तहत किसानों को कुचला गया था। चार्जशीट के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप और एसयूवी ने कुचला था। तिकुनिया कांड में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। बचाव पक्ष के वकील अवधेश सिंह के मुताबिक चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं है, लेकिन उनके बेटे आशीष मिश्रा जो तभी से चर्चित हैं जब से ये कांड सामने आया, वो आरोपी बनाए गए हैं। आरोप लगा है आशीष मिश्रा पर कि साजिशन गाड़ियां चलाई गई थी किसानों पर, साजिशन किसानों को कुचला गया था। 5000 पन्नों की चार्जशीट है जो दाखिल की गई है कोर्ट में। क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। ठीक। और देखिए, लखीमपुर कांड पर अगर कोई भी अपडेट सामने आता है तो उस पर सियासत भी होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया है और ट्वीट में लिखा है कि झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वो रक्षक के पद पर हैं लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्र टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई और वो अपने पद पर बने हुए हैं। तो एक बार फिर से अजय मिश्र टेनी को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। देखिए, ये लखीमपुर कांड एक ऐसी घटना है उत्तर प्रदेश की जिसे आने वाले चुनाव के लिहाज से तमाम राजनीतिक दल जिंदा रखना चाहते हैं और सरकार को इस पर घेरना चाहते हैं। एक तरफ इस मामले में कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। और देखिए, जब चार्जशीट अब दाखिल हो गई है उसके बाद कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बेटे पर चार्जशीट, तो क्या अब इस्तीफा देंगे अजय मिश्र टेनी? चार्जशीट में टेनी के करीबी का नाम है, क्या अब इस्तीफा देंगे टेनी? ये एक अहम सवाल है। सवाल ये है कि इस्तीफे के लिए अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं अजय मिश्र टेनी? सवाल ये भी है कि क्या सियासत के लिए नैतिकता का कोई मोल नहीं है? सवाल ये भी है कि टेनी के पद पर बने रहने से क्या जांच पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ विपक्ष भी लामबंद होकर अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अजय मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो उनके बेटे पर साफ तौर पर आरोप चार्जशीट में दाखिल हैं। आरोप है साजिशन हत्या का और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब बेटे पर आरोप तय हो रहे हैं तो क्या अजय मिश्र टेनी इस्तीफा देंगे? किस बात का इंतजार अजय मिश्र टेनी कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। देश में इस उम्र के किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में टीकाकरण देखने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी प्रक्रिया को देखा। सिविल अस्पताल में निरीक्षण के बाद बोलते हुए सीएम योगी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सावधान और सतर्क रहना ही बचाव है। तीसरी लहर को लेकर पर्याप्त बेड है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में ओमिक्रॉन के सिर्फ 8 मामले आए हैं, इनमें ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में है। प्रयागराज में भी 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी है। यहां कुल 31 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 11 सेंटर शहरी इलाके में हैं, जबकि 20 ग्रामीण इलाके में हैं। प्रयागराज में जिला महिला चिकित्सालय यानी डफरिन हॉस्पिटल में टीका लगवाने के लिए 72 बच्चों ने कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके अलावा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के भी इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन टीकाकरण की शुरुआत थोड़ी देर से जरूर हुई, लेकिन टीका मिलने से किशोरों के चेहरे पर अब जरूर संतुष्टि नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में भी आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के
जिला महिला चिकित्सालय यानी डफरिन हॉस्पिटल में। हालांकि इस सेंटर पर तकरीबन 1 घंटे की देरी से टीकाकरण शुरू हुआ। आज पहला दिन था तो 9 बजे के करीब कुर्सी और मेज लग रही थी, लेकिन आपको बता दें कि अगर प्रयागराज की हम बात करें तो यहाँ कुल 4,17,000 बच्चों को टीका लगाया जाना है और इसके लिए आज से 31 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आए हैं। इस काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और ठीक सामने का जो कमरा आप देख रहे हैं, कमरा नंबर 13 जिस पर लिखा हुआ है टीकाकरण कक्ष, वहां पर जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। और तो जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, टीका लगवाकर आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? हमको अच्छा लग रहा है, टीका हमको लग गया है, ओमनी कोरोना से हम बच जाएंगे और यही अभी ओमनी कोरोना ना फैले, यही इसकी मनोकामना कर रहे हैं। और आप बताइए, अभी तक बच्चों को टीका नहीं लग पा रहा था, अब आपको टीका लग रहा है, तो किस तरह से बेसब्री से इंतजार था? अब बच्चे थोड़ा सुरक्षित रहेंगे और जो बच्चों में थोड़ा मतलब बाहर हम निकल सकते हैं मास्क पहन के, वो कम रहेगा। तो ये देखिए, इस यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो आए हुए हैं बच्चों का टीकाकरण लगाने के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के भी इंतजाम है ताकि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं पहले से, उनका भी यहाँ पर टीका लगाया जा सके। एक बिल्कुल समझा जा सकता है कि जो बच्चे यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आए हुए हैं खासे उत्साहित हैं और उनका यह मानना है कि टीका लगवाने के बाद वो भी बाहर निकल सकेंगे, बाहर निकल के कोचिंग और स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि दोनों टीका लगवाए जाने के बावजूद बच्चों को भी अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत रहेगी। तो एबीपी गंगा भी आपसे ये अपील करता है कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, उससे 15 से 18 साल तक के बच्चों को आप भी टीका ज़रूर लगवाएं, उनको सुरक्षित करें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में अपनी मदद करें। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।